और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस का पारा हाई। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के चर्चित 3400 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत में एक बार फिर उबाल आया है। ईडी ने रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से 5 दिन की रिमांड उनको दी गई। वही लेकिन कानूनी कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है तो बीजेपी इसे घोटाले पर कार्रवाई का नतीजा बता रही है। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक हमारी रिपोर्ट। 3400 करोड़ के कथित शराब घोटाले की जांच में एक और बड़ा मोड़ सामने आ गया। ईडी ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। अब 17 अगस्त को उनकी दोबारा पेशी होगी, लेकिन कोर्ट के भीतर चल रही कार्रवाई का असर बाहर राजनीतिक गलियारों और सड़कों पर भी दिखाई दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर के राजीव गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी इस विरोध में शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि जांच एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं और अब तक कोई ठोस तथ्य सामने नहीं रख पाई। ये कुल मिला के राजनीतिक विद्वेषवश किया गया गिरफ्तारी है। इनके पास न कोई साक्ष्य है, न इनके पास कोई गवाह है, और परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये सारी गिरफ्तारियां हुई। दरअसल शराब घोटाला छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे बड़ा विवादित मुद्दा रहा है। कांग्रेस सरकार के समय बीजेपी लगातार इस मामले को उठाती रही। सत्ता परिवर्तन के बाद जांच तेज हुई और पूर्व आबकारी मंत्री समेत कई आरोपी जेल पहुंच गए। जांच की आज कांग्रेस संगठन तक पहुंची और रामगोपाल अग्रवाल का नाम भी जांच के दायरे में आ गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस खुलकर मोर्चे पर आ गई है, लेकिन बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बताने में जुटी है। बीजेपी विधायक सुनील सोनी का कहना है कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए जिन लोगों को संरक्षण देती थी, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होने पर जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रही है। अब इनके पास कोई काम है नहीं, अपराध करना, अपराधियों को संरक्षण देना, मूलतः यही काम है। और कहते हैं, कई बार मैं कहता हूँ, भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है। भाजपा का कोई आदमी अगर मान लो अपराध करेगा, कोई करेगा, उसको सदस्यता छीन लेते, हम उसके पीछे जाकर नहीं खड़े होते, उसके लिए आंदोलन नहीं करते। तो ये जनता देख रही है कि किन दलों में क्या अंतर है। शराब घोटाले की जांच फिलहाल कानूनी प्रक्रिया से गुजर रही है, लेकिन इसका राजनीतिक असर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ईडी पूछताछ और सबूतों की कड़ियां जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग तेज हो गई है। अब निगाह 17 अगस्त की पेशी और जांच के अगले कदम पर है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, बल्कि उस पूरे कथित शराब घोटाले का है, जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति को सालों से गरमा रखा है। शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। एक तरफ जहां पे शराब घोटाले के मामले को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है, वहीं सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का सीधा साफ कहना है कि दर्जनों गिरफ्तारियां आपने कर ली, इवन जो जांच है आज उसकी सीएम हाउस तक, मतलब पूरे जो भूतपूर्व सीएम उनके घर तक भी पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद आखिर रिजल्ट क्या आया, फाइंडिंग्स क्या आए, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन भाजपा अपने तथ्यों पर अड़ी है। कहीं ना कहीं जब धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग भी तो लगी होगी। बंसल न्यूज से कुछ सुलगते हुए सवाल है इसी से जुड़े हुए। पहला, क्या रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी एक जांच का हिस्सा है या फिर केवल राजनीतिक संदेश? दूसरा, 3400 करोड़ के कथित घोटाले में आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी? और वही तीसरा सवाल यह है कि शराब घोटाले की जांच कानूनी दायरे में रहेगी या फिर इसी तरह केवल सियासत का अखाड़ा बनकर रह जाएगी? तीनों सवालों के जवाब अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ उमेश घोरमुड़े जी हैं, भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं और अक्सर हमने देखा है परिचर्चा में कि केवल और केवल तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। अजय गंगवानी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से जब भी ऐसा कोई संकट भरा विषय आता है, अजय गंगवानी जी अपनी मजबूत कंधों पर उस विषय को लेकर चलते हैं। और प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी मेरे साथ में अपनी निष्पक्ष और तटस्थ राय देने के लिए। शुरुआत अजय गंगवानी जी से ही करता हूं मैं। अजय गंगवानी जी, जैसा कि मैंने कहा, कहीं ना कहीं आग लगी होगी तभी तो धुआं निकल रहा है ना। अगर ईडी और
सीबीआई, तमाम जो एजेंसियां हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि किनके करीबन करीबन 200 लोगों के बयान हुए हैं। 7,000 पन्नों की चार्जशीट है। आखिर ये चार्जशीट, ये बयान ऐसे ही तो नहीं बन गए होंगे, कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। फिर कांग्रेस इसे जांच में जो है वो सियासत में क्यों ला रही? जांच को जांच होने दीजिए, फैसला आने दीजिए, तथ्य सामने आ जाएंगे। शैलेश जी, किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जांच से आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से लगातार हम 11-12 सालों में देख रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार केंद्रीय एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके चैनल पर स्पष्ट कर दूं शैलेश जी, हमारे यूपीए के 10 सालों में ईडी ने जी। मात्र 112 मामले दर्ज किए, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने 12 सालों में 5,250 मामले, और आखिरी में जो आरोपी साबित होते 16। मतलब शैलेश जी, जो कन्विक्शन रेट है 5200 मामले में 16 लोग आरोपी साबित होते हैं। मतलब अगर एवरेज उससे देखें तो 200 लोगों पर कार्रवाई होती है और 199 लोग बेकसूर है। और ये लगातार दिख रहा है कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर राजनीतिक द्वेष के चलते, दुर्भावनापूर्वक, और ये जो ये प्रतिशोध की भगवान जी, मैं राजनीति बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाह रहा हूं, लेकिन ये जो रेट है, आप कन्विक्शन रेट जो बता रहे हैं, इसका ये वक्फा कितने साल का बता रहे हैं आप? ये 12 सालों का, 12 सालों में केंद्र की मोदी सरकार बनी है, 5,200 मामले दर्ज हुए हैं और 16 लोगों को मुख्य आरोपी बना के सजा दे पाई है। ये कैलकुलेशन लगा लीजिए, मतलब 99.5% लोग जो है वो बेकसूर हैं, 0.5% लोग जो है वो कन्विक्शन रेट में साबित हो रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात चैनल पर स्पष्ट करो शैलेश जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो कानून और संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण कोर्ट किए ईडी के लिए। ईडी जो है देश के संवैधानिक ढांचे पर सीधा आक्रमण कर रहा है, सारी हदें पार कर रहा है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने 2 और निर्णय दिए कि जो ईडी है दुर्भावनापूर्वक बदले की। चलिए, इसी बात पे एक और सवाल है मेरा, एक और सवाल है, फिर गंगवानी जी एक और सवाल लीजिए मेरा, कि अगर आपको पता है कि ये सारी कार्रवाइयां, गंगवानी जी अगर आपको पता है ये सारी कार्रवाइयां दुर्भावनावश है, 12 साल में 5,000 से अधिक केसों में केवल 16 लोग आरोपी पाए गए हैं, आपको पता है कि ये सारी कार्रवाई दुर्भाग्यवश है, केवल षड्यंत्र है, तो आपके वकीलों पे, जो वकील वहां पे आपने खड़े किए बचाव पक्ष से, क्या उनपे भरोसा नहीं है? आप मैदान में लड़ाई लड़के जीत जाएंगे कोर्ट की लड़ाई को? देखिए, 2 अलग अलग पक्ष है शैलेश जी। एक तरफ हमारा न्यायालय में जो संवैधानिक मुद्दा है उसके आधार पर न्यायालय में वकील सही ढंग से पक्ष पेश कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से संवैधानिक संस्था है जिनको कानून और संविधान के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वो असंवैधानिक कार्रवाई करेंगे तो सड़कों पर उतर के खिलाफ उतर के विरोध प्रदर्शन करना तो विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है। दोनों लड़ाई हम लड़ रहे हैं। देखिए, लगातार मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं शैलेश जी। चिंतामणि महाराज, जिसके लिए करोड़ों रुपए के कोल घोटाले का आरोप लगाया, वही व्यक्ति छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, उसका कोल घोटाले से नाम हटा दिया जाता है। वो आज भाजपा के सांसद के रूप में अपनी कार्य भूमिका निभा रहे हैं। और ये लगातार उदाहरण है, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, नारायण राणे, एकनाथ शिंदे, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये सारे लोग हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कहता है कि लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे, 25 लोगों को जो ईडी की कार्रवाई चली थी, उसमें 20 से अधिक लोगों ने शैलेश जी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और सारे के सारे लोग भाजपा की वॉशिंग पाउडर में धुल के साफ सुथरे होके निकलते हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई खत्म। कहना तो बिल्कुल, कहना तो कहीं कहीं सही है उमेश है। भुरमणि जी, कहना तो बिल्कुल अजय गंगवानी जी का सही है कि सब कहते हैं कि भाई भाजपा के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है, जितने उन्होंने नाम गिनाए हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो जो अपने शिंदे जी हों, अपने पाटिल साहब हों महाराष्ट्र के, जिनके ऊपर 1300 करोड़ का जो है जमीन घोटाले का आरोप लगा, चाहे वो कर्नाटक के जो है बाबू रमैया हों, भाजपा ज्वाइन करते ही वो कैसे धुल जाते हैं। सब चिंतामणि महाराज सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे ऊपर ये है, 130 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोपी था। सबसे बड़ी बात यह है उमेश जी, मैं मानता हूँ, चलिए आपने कुछ तथ्य, आपकी एजेंसियाँ सही तरीके से काम कर रही होंगी, लेकिन इस दायरे में वो लोग क्यों नहीं आते जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप है? क्या आपके 3 बड़े नेताओं पर महासमुंद में जमीन 68 एकड़ जमीन हड़पने का, वहाँ पे कब्जा करने का आरोप नहीं लगा? क्यों वो जांच के दायरे में नहीं आते हैं? क्या महासमुंद में ही एक दूसरे बड़े नेता, किसान नेता जो कहे जाते हैं, कई पदों पे रहे हैं, उनके ऊपर भी सैकड़ों एकड़ जमीन घोटाले का आरोप लगा? बीज निगम में जब वे थे तब भी उनके ऊपर जो है 50 करोड़ से अधिक का आरोप लगा। वो इस दायरे में क्यों नहीं आते? ये बात तो लाजमी है उठाना है कांग्रेस की तरफ से कि आखिर विपक्षी दल के लोग ही भाजपा के जो तमाम जो सरकार जो एजेंसियां उनके दायरे में आते हैं।
देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और मुझको लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जितने महत्वपूर्ण सवाल उठाए उससे और कहीं एक कदम आगे बढ़ करके आपने पुरजोर तरीके से बहुत ही गंभीरता से सवाल को उठाया है और मैं सारे सवालों का जवाब दूँ। पहले आ जाता हूँ, गंगवानी जी ने जिन तमाम आरोपों को लगाया और सवाल यही उठता है कि ये वॉशिंग पाउडर का बार बार जिक्र करते हैं। देश के अंदर भी ये चर्चा का विषय है और एक आम चर्चा परिचर्चा का विषय बनता है कि कांग्रेस के अंदर ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है या कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस की सदस्य होने के अंदर ऐसा कौन सा एटमॉस्फेयर, ऐसा कौन सा माहौल निर्मित हो जाता है कि जो भी कांग्रेस से जनप्रतिनिधि चुन करके आता है, जो भी नेता बनता है, पावर में आता है, सत्ता में आता है, उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो बीते 12 वर्षों के अंदर में या केंद्र के अंदर में यूपीए की सरकार सोनिया गांधी के नेतृत्व में हो, चाहे वो ए राजा हो, कनीमोझी हो, ऐसे तमाम मामले इनकी सरकार के समय ही तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तमाम जांच हुई, तमाम मामलों में कार्रवाइयां हुई, तब तो भाजपा की सरकार ने कन्विक्शन रेट बता रहे हैं, मैं आ रहा हूं, कन्विक्शन रेट बता रहे हैं 5000 से अधिक केसों में 16 लोग आरोपी पाए गए। अभी बताऊंगा कि कितना कन्विक्शन रेट रहा और कितने भ्रष्टाचार हुए और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। क्या यूपीए की सरकार के समय में, क्या कांग्रेस की सरकार के समय में हमारे नेता अमित शाह जी को सलाखों के पीछे नहीं डाला गया? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनसे घंटों घंटों सीबीआई ने पूछताछ नहीं की? भारतीय जनता पार्टी के देश भर के किस कार्यकर्ता ने जांच एजेंसी का विरोध किया, केंद्र की सरकार का विरोध किया, सोनिया गांधी का विरोध किया, गांधी परिवार का विरोध किया या किसी जांच एजेंसी या न्यायालय के ऊपर सवाल उठाने का काम किया? क्या एक उदाहरण बता दीजिए। यही अंतर है जो जनता के सामने साफ तौर पर कांग्रेस को एक्सपोज करने का काम करता है। ईडी की कार्रवाई हो रही है, तमाम जांच एजेंसियां आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि गुण दोष के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जांच करती है और केवल जांच करके सजा देने का काम किसी एजेंसी का नहीं है। वो तमाम विषय न्यायालय में जाते हैं और तथ्यों, सबूतों और गवाहों के आधार पर, तथ्यों, सबूतों और गवाहों के आधार पर ये ना भाजपा तय करेगी कि किसको सजा होगा, ना कांग्रेस तय करेगी, ना मीडिया तय करेगी। न्यायाधीश महोदय हमारे देश के संविधान के अनुरूप गुण दोष के आधार पर, तथ्य के आधार पर किसको सजा होगी, किसको जमानत मिलेगी, कौन बरी, एजेंसी ने सही किया, गलत किया। इससे हट के एक बात पूछता हूं, हम राष्ट्रीय विषय में जा रहे हैं, हम ठीक है, इससे हट के बात, हम राष्ट्रीय विषय में जाएंगे, हम राष्ट्रीय कनीमोझी पे नहीं जाते, हम अजीत पवार पे नहीं जाते। चलिए ठीक है, मैं एक छोटा सा उदाहरण, उमेश जी एक छोटा सा उदाहरण, उमेश जी एक छोटा सा उदाहरण। झीरम हुआ था 2013 में, 18 तक आपकी सरकार रही, उसके बाद 5 साल भूपेश बघेल की सरकार रही, फिर 2.5 साल से आपकी सरकार है। इन इतने सालों में झीरम के जिम्मेदारों को पर एक तय क्यों नहीं हो पाए, कौन जिम्मेदार है झीरम के लिए? आखिर राजनीतिक षड्यंत्र था या केवल वो नक्सली हत्याकांड? बताइए। देखिए, झीरम के विषय में निश्चित तौर पे हमारी सरकार थी, उस समय में घटनाक्रम हुआ, केंद्र में यूपीए की सरकार थी। आज फिर एजेंसियों के ऊपर विश्वास का संकट है, उस समय भी एजेंसियों के ऊपर विश्वास मैं एक साल तक 2014 तक यूपीए की थी, उसके बाद 2014 से लेकर 18 तक और छत्तीसगढ़ में 18 तक आपकी सरकार थी, 4 साल आपके पास थे। बिल्कुल थे ना, हम इनकार कहां कर रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि उसमें जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, लेकिन आपको इस सवाल के तथ्य तक भी जाना होगा कि कौन कांग्रेस का नेता सीबीआई के ऊपर सवाल उठाने का काम करता था। कभी भूपेश बघेल जी, कभी कांग्रेस के बड़े नेता कहते थे कि हमको सीबीआई के ऊपर भरोसा है, हमको इसके ऊपर भरोसा, हमको उसके ऊपर भरोसा नहीं है। ये राजनीतिक खेल करने का काम लगातार 2013 तक कौन करते रहा? उसके बाद झीरम की रिपोर्ट को लेकर के सदन में क्या स्थिति बनी? इनकी भी सरकार रही ना 5 वर्षों तक, इनके तो घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार आएगी कि झीरम के गुनाहगारों को हम सजा देंगे, और जेब में सबूत रखकर भूल गए लोग, सबूत रखकर भूल गए लोग। और जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे हैं हाईकोर्ट जाने का, तो उसी विषय पर सवाल उठाना, उसी विषय पर अविश्वास प्रकट करना और विषय को डाइवर्ट करने का काम करने का प्रयास करना, उसको राजनीतिक चलिए मैं एक बार उमेश जी न्यायालय जाने का एक बार मैं अनिल प्रसदकर जी पर जाना चाहता हूं। प्रसदकर जी, दोनों पक्ष आपके सामने हैं, हम नहीं बात करते केंद्रीय एजेंसियों की, सीबीआई क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है, किसने शराब घोटाला किया, किसने क्या किया, लेकिन सबसे बड़ी बात थी जवाबदेही की।
ये तमाम घोटाले अगर हुए हैं, ये तमाम लोग अगर दोषी हुए हैं, अगर वो एजेंसियां काम कर रही है, तो क्या उन एजेंसियों के पास केवल यही काम रह गया है? भाजपा की सरकार आए तो कांग्रेस के खिलाफ जाए, कांग्रेस की सरकार आए तो भाजपा के खिलाफ जाए? आपको नहीं लगता बहुत बड़ा दुरुपयोग पब्लिक की मनी, जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे का ये दुरुपयोग हो रहा है कि इन सब कामों में राजनीतिक दलों ने उलझा रखा है इन सब एजेंसियों को, लेकिन नतीजा सिफर। जैसे कि बता रहे हैं अजय गंगवानी जी कि अगर 5000 केस में 16 लोग कन्विक्ट होते हैं और 20 साल उसकी जांच चलती है, तो आखिर ये इतने टैक्स पेयर के इतने पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, कौन जवाब दे इसके लिए? नहीं, देखिए शैलेश, आपका सवाल बहुत गंभीर है और इस पर तो बहुत लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। जो कन्विक्शन रेट की बात आ रही है, आपने भी क्राइम सालों से यहाँ पर कवर किया है, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट आप भी हो। आप बताइए, यहाँ जो शहर में जो आमिल कामिल का जो मर्डर हुआ था बच्चे का, उसमें उसके पिता ने गवाही देने से इनकार कर दिया, उसमें अदालत क्या कर लेगी, पुलिस क्या कर लेगी? तो कन्विक्शन के जो रेट हैं उसके बारे में अगर हम ईडी को छोड़ दें, हम जनरल कोर्ट के बारे में बात करें, क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात करें, अगर नहीं आ रहा है कन्विक्शन रेट, तो क्या अदालतों को बंद कर दो क्या? देखिए, ये सारी चीज़ें पर डिपेंड करती है, फैसला डिपेंड करता है गवाहों के और सबूतों के आधार पे। हाँ, एक बात जरूर है कि किसी भी मामले को इतना लंबा खींचना, ये जो है कहीं ना कहीं तकलीफदेह है और इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। लेकिन इस मामले में, पर्टिकुलर रामगोपाल अग्रवाल के मामले में आप देखिए, वो तो फरार चल रहे थे। अगर वो बेगुनाह थे, अगर वो थे, आज नहीं तो कल उनको तो आखिर सरेंडर किया ना। 2 साल पहले सरेंडर कर देते, आज जो है कांग्रेस के पास अपर हैंड रहता कि भाई 2 साल हो गए, आपने क्या किया? लेकिन आप 2 साल फरार रहकर आप ही ने मामले को खींचा है। और अब दूसरी बात यह है कि ईडी की कार्रवाई अगर हो रही है, ईडी के पास आपने सरेंडर किया, ईडी के पास जो भी अरेस्टिंग हुई, सरेंडर हुआ, जो भी हुआ, हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि सरेंडर है या अरेस्टिंग है। आप बताइए, बाहर में इसके जो है धरना प्रदर्शन से क्या साबित हो जाएगा? आपको तो तथ्य रखने हैं। आपने खुद कहा कि आपके जो बड़े बड़े वकील है, क्या आपको भरोसा नहीं? क्या आपके वकील हैं, आपके भरोसा है? और जब आप खुद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ईडी के अगेंस्ट एक नहीं दर्जनों सेंटेंस दे चुकी है, तो इस मामले में भी अगर कुछ नहीं होगा तो सेंटेंस आपके फेवर में आएगा। आपको इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? आप इसको रिवेंज क्यों कह रहे हैं? ये तो प्रोसेस है। एक घोटाला तो हुआ, घोटाले में कुछ सबूत भी आए, कुछ IAS भी गए, कुछ अधिकारी भी गए, कुछ एक्साइज अफसर भी गए, कुछ पॉलिटिकल लीडर भी गए, इनका मिनिस्टर भी जेल गया। तो आप उसमें जब सारे लोग जेल जा चुके हैं, तो आप कांग्रेस के ट्रेजरार थे, आपको फरार रहने की जरूरत क्या थी? बहुत बड़ा सवाल अनिल प्रसदकर जी ने उठाया, गंगवानी जी, बहुत बड़ा सवाल अनिल प्रसदकर जी ने उठाया है। भाई, आपके भी, जब आप एक तरफ भाजपा को दोष देते हो कि लगातार जो है प्रताड़ित करने का काम, भूपेश बघेल जी का हमने बयान सुना, उनका कहना है कि तथ्य कुछ भी नहीं है, फैक्ट कुछ भी नहीं है, सबूत कुछ भी नहीं है, केवल लोगों को परेशान करने का। तो मैं कहता हूं गंगवानी जी, आपकी सरकार आने से पहले और आपकी सरकार जब आई, आपने 26 मामले दर्ज किए, मदनवाड़ा के हो चाहे झीरम के हो, चाहे ऐसे 26 मामले दर्ज किए। क्या एक भी मामले में 5 साल में आप कोई फैसला निकाल पाए? देखिए, एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूं। आप लोग बात कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। झीरम के मामले की जांच जब SIT गठित की गई भूपेश बघेल जी के द्वारा कि उसका पर्दाफाश हो, धर्मलाल कौशिक जो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष थे, जिनका दायित्व था कि कोई राजनीतिक किलिंग हो रही है, सुपारी किलिंग हो रही है, उसके पर्दाफाश में मदद करें, वही धर्मलाल कौशिक जाके हाईकोर्ट में PI लगा के झीरम की जांच को रोकने की, बाधित करने का प्रयास करते हैं। आखिर किसके इशारे पर किसको बचाने का, ये भाजपा के प्रवक्ता को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण, नान घोटाले की जांच कर रहे थे, तब भी आपके धर्मलाल कौशिक जाके हाईकोर्ट में उसकी जांच को बाधित करते हैं। मतलब जिस भ्रष्टाचार की जांच करने की बात करते हैं, उसको नेता पति में जाके रोकते हैं। तो कौन सा भाजपा का नेता शामिल है, किसके इशारे पर हुआ, किसको बचाने का प्रयास किया गया? चलिए, मैंने गंगवानी जी एक सवाल जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना, उसका जवाब दीजिए ना गंगवानी जी। 5 साल जब आपकी सरकार आई, 26 मामले आपने दर्ज किए अलग अलग, मदनवाड़ा, झीरम, और 26 मामले आपने अलग अलग दर्ज किए। 5 सालों में कितने लोगों को आप दोषी ठहरा पाए? नहीं, मैं उसी का ही आंकड़ा दे रहा हूं आपको शैलेश जी, आपके चैनल पे, जिसकी हम जांच करने का प्रयास करते हैं। जैसे झीरम की बात करूं, NIA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि अगर किसी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है, तब तक उसकी जो है राज्य सरकार की पुलिस जांच नहीं कर सकती। मतलब वो चाहते नहीं झीरम का षड्यंत्र का पर्दाफाश हो। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, आप तो चलिए मैं बोलता हूं, मदनवाड़ा पे आपने जो केस दर्ज करवाया, मुकेश गुप्ता को उसमें आरोपी बनाया, क्या हुआ? आपने चिप्स में 65 करोड़ का घोटाला निकाला, क्या हुआ? धान खरीदी में आपने 1600 करोड़ का घोटाला निकाला, क्या हुआ? ऐसे 26 मामले, झीरम को छोड़ दिया, 25 मामले और दर्ज किए आपने, क्या निकाला? 5 साल में कितने मामलों में सजा हुआ? अगर शैलेश जी आप मामलों की बात कर रहे हैं,
तो मैं पूछना चाहता हूँ ईडी जो है वो टारगेटेड कार्रवाई क्यों कर रही है? 36 जगहों का नाल घोटाला होता है, क्यों जांच नहीं होती? 6.5 जगहों का चिटफंड घोटाला होता है, क्यों जांच नहीं करती? रमन सिंह की संपत्ति 10 साल में 10 गुना बढ़ जाती है, ईडी क्यों जांच नहीं करती? पनामा पेपर में अभिषेक सिंह का नाम आता है, ईडी क्यों जांच नहीं करती? अडानी की शेल कंपनियों में करोड़ों रुपए का विदेशी पैसा आ रहा है, ईडी जांच क्यों नहीं करती? इंडिया प्रदेशी बैंक घोटाले में उमेश सिन्हा ने करोड़ों रुपए की रिश्वत की बात की कि पूर्व मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, भाजपा के मंत्री को दी, ईडी को जांच नहीं कर रही है। रमन सिंह की कितनी संपत्ति बढ़ी? चलिए गंगवानी जी, मैं आपको इस डिबेट में पूछता हूं, रमन सिंह पे आपने कहा उनकी संपत्ति 10 साल में बढ़ गई, कितनी संपत्ति बढ़ी? क्या आंकड़ा है आपके पास? देखिए उसका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, ऑन डॉक्यूमेंट क्या आंकड़ा है? रमन सिंह की संपत्ति कितनी बढ़ी? 2008 से 2018 इसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने ली थी। 2018 में जो रमन सिंह की संपत्ति थी और 2018 में जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे उसके घोषणा पत्र की आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, काफी सीनियर प्रवक्ता है। मैंने हमेशा आपको इस बात के लिए एडमायर किया कि आप तथ्यों पे, आंकड़ों पे बात करते हैं। अगर आपने 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया है तो मैं उस आरोप के पीछे का आधार जानना चाहता हूं। देखिए स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, संपत्ति बढ़ी तथ्यों में बताइए। आज विधानसभा के चुनाव के समय रमन सिंह ने 2008 में दिया और 2018 में दिया, उसके सोना 10 गुना बढ़ा, उसकी संपत्ति 10 गुना बढ़ी, बैंक पे जो कैश शो किया था, सारे ऑथेंटिक आंकड़े की बात कर रहा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं कि शराब घोटाले की बात हो रही है। आज चैतन्य बघेल जी पे कार्रवाई हुई वो पप्पू बंसल के बयान के आधार पर। पप्पू बंसल कौन? जो खुद ईडी का वांटेड आरोपी, सीबीआई का वांटेड आरोपी। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि भैया जो स्वयं आरोपी है उसके बयान के आधार पर आप किस प्रकार से जो है चैतन्य बघेल पे कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए तो आप इस बात को नहीं मानते। दो बातें इस डिबेट में आई है, दो बातें इस डिबेट में आई है। अनिल पचहत्तर जी का सवाल लेता हूं मैं। अनिल पचहत्तर जी का सीधा सवाल है, कार्रवाई हुई, आरोप लगे, जांच हुई, अरेस्टिंग हुई, चार्जशीट फाइल हुए, अब अदालत में दोनों पक्ष के वकील, एक तरफ जो आपका सॉलिसिटर है, दूसरी तरफ आपका जो डिफेंस का वकील है, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अपने तथ्यों के आधार पे। क्या उन पर आपको भरोसा नहीं है जो पचहत्तर जी कह रहे हैं कि वो सड़कों पे आ गए? क्या सड़कों पे आने से फैसले होंगे या फिर अदालत में तथ्यों के आधार पर फैसले होंगे? शैलेश जी, दो चीजें स्पष्ट कर दूं। माननीय कोर्ट ने कहा कि ईडी किसी भी मामले में मनी ट्रेल साबित नहीं कर पा रही है। करोड़ों रुपए की बात की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, शराब घोटाले में 3400 करोड़ की बात आपके चैनल पे आ रही है, अभी तक 100 करोड़ रुपए भी ईडी जब्त नहीं कर पा रही है, तो किस आधार पे 3400 करोड़ घोटाले की बात कर रही है? आज मैं महत्वपूर्ण पूछना चाहता हूं, सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं कहती है कि आपको 6 महीने के अंदर फाइनल चार्जशीट पुटअप करनी है, या 10-10 साल तक ईडी टारगेटेड रूप से जानबूझकर फाइनल चार्जशीट पुटअप नहीं करती है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि चायली जो है आरोपी की सजा साबित हो रही है, आप जानबूझकर मामले को लिंगर ऑन कर रहे हैं, फाइनल चार्जशीट पुटअप नहीं कर रहे हैं। ये आपका आरोप किस पर है? कोर्ट पर है या भाजपा की सरकार पर है? तो ये तो हाईकोर्ट कह रहा है। मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि आरोप किस पर है? अदालत काम नहीं कर रही है अपने ठीक ढंग से। सलाखों के पीछे ढकेलेंगे, जब तक जमानत मिलेगी तब तक तो भुगतता रहेगा। यही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार का साजिश और षड्यंत्र है, जो संवैधानिक संस्था ईडी उसका दुरुपयोग कर रहा है, एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी के रूप में काम कर रहा है। षड्यंत्र तो हुए कहीं ना कहीं। हम आखिरी डिस्कशन पे आते हैं, हम कंक्लूजन पे आते हैं। गंगवानी जी, हम कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, मामला एक केवल शराब घोटाले का नहीं है, ऐसे कई आरोप प्रत्यारोप दो सरकारों के बीच में लगते रहते हैं। जब पिछली सरकार हो चाहे उसकी विपक्ष की जो है, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है जो अनिल पचहत्तर जी ने कहा, अदालती कार्रवाई में जो है देरी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन कार्रवाई में जो देरी होती है, उन जो चीज़ों में समय लगता है, जो प्रक्रिया में जो एक वेलनेस आती है, लीनियरनेस आती है, उसका असर उन लोगों पर पड़ता है जिनके ऊपर आरोप लगे होते हैं या फिर जो इनसे संबंध होते हैं। नहीं, निश्चित रूप से एक जवाबदेही ये तय करनी होगी, चाहे वो एजेंसियां हो, चाहे उनके जिम्मेदार लोग हों, चाहे वो सरकारें हों, उनको ये जवाबदेही तय करनी होगी कि आखिर पब्लिक के टैक्स पेयर का पैसा अगर अब जा रहा है वहाँ पर, तो उन पैसों का सदुपयोग जिन एजेंसियों पे किया जा रहा है उनके ऊपर क्या टाइम लिमिटेशन, क्या टाइम बाउंडेशन की कोई बाध्यता नहीं होती है? क्या केवल और केवल तथ्यों और अदालतों पे लंबी लड़ाई लड़ने से ही ये सारा कुछ जो मसला होता है? लेकिन सियासती इसलिए भी होती है क्योंकि सियासतें उन पर भरोसा अब नहीं करने लगी हैं। उम्मीद यही करेंगे कि जल्द ही ऐसे कोई ठोस फॉर्मूला बनाया जाए, जवाबदेही तय की जाए, टाइम लिमिट तय की जाए, टाइम बाउंडेशन तय की जाए, ताकि लोगों का भरोसा वापस उन एजेंसियों पर, उन लोगों पर हो जाए जिनके ऊपर यह जवाबदेही है पूरी कार्रवाई को संपन्न कराने की। उम्मीद करेंगे जल्द ही ऐसा समय आएगा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।